मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर S.A. सुमन। मैंने बीटेक, एमटेक और मैकेनिक और पीएचडी तीनों ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग स्ट्रीम्स में किया है। ठीक है, आपका जो नया सिलेबस अभी रिवाइज हुआ है बच्चों, उसमें हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है क्या? देखो, मैकेनिकल इंजीनियर्स का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं अलग अलग इंडस्ट्री के यूज़ के लिए। मतलब बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको अगर मोटर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे बना के देंगे। अगर उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को कोई चिप बोर्ड की ज़रूरत है तो आप उसे बना के देंगे। सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई टूल रिक्वायर्ड है तो वो आप बना के देंगे। कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है तो आप बना के देंगे। तो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव जो मैकेनिकल इंजीनियर्स का है वो है कि प्रोडक्ट्स दूसरे इंजीनियर्स के यूज़ के लिए बनाना। तो कैसे बनाएंगे, उनके क्या क्या तरीके हैं, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब देखो, इसका अगर हम लोग सिलेबस का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दें क्लास शुरू होने, लेक्चर शुरू करने से पहले, तो इसमें सबसे पहला यूनिट है कटिंग फ्लूइड्स, जिसमें पहले यूनिट में आपको पढ़ना है कटिंग फ्लूइड्स और लेथ। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग समझते हैं, फिर इसको यूनिट में हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखो, कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स, एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग किसी मेटल को किसी भी तरीके से काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, शेप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी मेटल को काटना पड़ेगा। और अगर किसी मेटल को हम लोग काटने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे दो बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं हमारे पास। एक समस्या आती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है कि हमें उस जगह को ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है, जहाँ पे टूल और वर्क पीस एक दूसरे से घिस रहे होते हैं मटेरियल को हटाने के लिए। तो वहाँ पर दूसरा क्या मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन जनरेट की वजह से हीट तो होगा ही होगा, लेकिन आपका एफर्ट यानी कि आपको पावर भी ज़्यादा लगेगा। तो इस फ्रिक्शन को कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लुब्रिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड जो है ये दो काम बेसिकली करता है, एक कूलेंट यानी कि गर्मी को सोखने का, और दूसरा लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी जो फ्रिक्शन है उसको कम करने का, चिकनाई उत्पन्न करता है उस सतह पे जहां से आप मटेरियल को रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। इसके बाद आता है बाबू लेथ। लेथ को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मशीन्स। मदर ऑफ ऑल मशीन्स इसलिए बोलते हैं हम इसको क्योंकि लेथ का इस्तेमाल करके हम लोग 90 to 95% दूसरी मशीनें बना सकते हैं। मतलब दूसरी मशीनों के जो कंपोनेंट्स हैं, जो दूसरे मशीनों के जो पार्ट्स हैं, वो हम लोग कहाँ बनाएंगे, लेथ की मदद से। इसमें हम लोगों को दो चीज़ें देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लेथ, कितने तरह का लेथ होता है। मैनुअल लेथ होता है, इंजन लेथ होता है, सेमी ऑटोमेटिक लेथ होता है, ऑटोमेटिक लेथ होता है, ठीक है, कैप्स्टन लेथ होता है, टर्रेट लेथ होता है। तो कई सारे तरह के लेथ्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन लेथ्स पे क्या क्या ऑपरेशंस किया जा सकता है। उन लेथ्स पे कई सारे ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ लेथ इस तरह का आपको दिखेगा। ये छोटी एक मशीन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी आप इस बड़ा या छोटा बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल यही स्ट्रक्चर होता है लेथ का, ये जो आपके सामने फिगर पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये लेथ हम लोग ये दो हेड्स के अंदर पढ़ेंगे, क्या कितने तरह का लेथ है और कौन कौन सा हम लोग ऑपरेशन लेथ के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऑपरेशन है, टर्निंग है, नर्लिंग है, थ्रेडिंग है, ये सारा हम लोग कर सकते हैं किसके ऊपर, लेथ के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग यूनिट 1 शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यूनिट 2 में क्या है। यूनिट 2 में अगेन एक हमें मशीन देखना है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोचिंग मशीन। आपने कई बार देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी कभी आपने देखा होगा बेयरिंग के अंदर, बेयरिंग देखा होगा आपने, तो बेयरिंग के अंदर हमें अगर स्लॉट काटना है, इंटरनल स्लॉट्स अगर हमें काटना होता है,
तो हम लोग ब्रोचिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए ये एक ब्रोचिंग टूल है, इसमें क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप में टूल है, इसमें कई सारे टीथ निकले हुए हैं। अगर इस टूल को किसी भी मटेरियल के बीच से हम गुजार दें तो क्या होगा, ये टीथ की मदद से ऐसा ही शेप उस मटेरियल के अंदरूनी हिस्से में बन जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये है आपका ब्रोचिंग। अगेन ब्रोचिंग में हमको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, क्योंकि जो काम ब्रोचिंग से हो सकता है वो और किसी ऑपरेशन से नहीं हो सकता है, किसी प्रोसेस से नहीं हो सकता है, इसलिए ब्रोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोचिंग में अगेन हम लोगों को क्या देखना है, ब्रोचिंग में हमें देखना है ब्रोचिंग मशीन्स के बारे में, कितने तरह का ब्रोचिंग मशीन होता है। अब देखो छोटी सी बात है, हमने क्या बोला था आपको कि ये टूल एक सिलिंड्रिकल टूल होता है जिसके ऊपर टीथ बना हुआ है, और हमें क्या करना है, किसी भी मटेरियल के थ्रू इसको गुजारना है, इसको किसी मटेरियल के नीचे अंदर से पास करना है इसको, ताकि ये हमारा जैसा टीथ है वैसा शेप मटेरियल के अंदरूनी सतह पे बन जाए। अब सवाल उठता है कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे आप मटेरियल को कैसे डालोगे टूल में। कभी हम इसको मटेरियल के अंदर पुश कर सकते हैं, पुश करके डाल सकते हैं, कभी मटेरियल के अंदर से पुल करके डाल सकते हैं, कभी हम इसको वर्टिकली डाल सकते हैं, कभी इसको हम हॉरिजॉन्टली डाल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसी क्राइटेरिया पर कि हम पुश करके टूल को डाल रहे हैं या पुल करके टूल को डाल रहे हैं या वर्टिकली डाल रहे हैं या हॉरिजॉन्टली डाल रहे हैं, उन्हीं सब क्राइटेरिया, उन्हीं सब पैरामीटर्स पर हम लोग टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन डिसाइड करते हैं कि कौन से ब्रोचिंग का मशीन का ये टाइप है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन है कि वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन है, कौन से टाइप का, पुश टाइप ब्रोचिंग है या पुल टाइप ब्रोचिंग है, ये देखना है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो ये है कि वो है ब्रोच टूल। ये जो टूल है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोच टूल। एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्रोच टूल का डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ब्रोच टूल बहुत आसानी से नहीं बनता है। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, इसमें आप लोग कार्बन कंटेंट इतना ज़्यादा कर देते हैं, मतलब ये हार्ड इतना रहता है, और हार्डनेस के साथ साथ आपको जानकारी होनी चाहिए कि हार्डनेस के साथ साथ ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। अगर आप हार्डनेस किसी का बढ़ाते हैं तो वो ब्रिटल भी होने लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इतना हैंडल इसको केयर से करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये गिरा और टूट जाएगा। ये बेशक ये मेटल का बना हुआ है, लेकिन ये इसके गिरने भर से ये टूट जाता है। ये इतना ब्रिटल होता है, बिल्कुल शीशे की तरह, एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये शीशा का टूल टाइप का होता है मेटल का बना हुआ, लेकिन व्यवहार इसका बिल्कुल शीशे की तरह होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के टूल्स का हम लोग कुछ डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे यूनिट 2 में। इसके बाद आता है ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग आपने कई जगह देखा होगा बच्चों, ड्रिलिंग आपने कई, देखो एक सिंपल सा ड्रिल मशीन है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि कितने तरह का ड्रिल मशीन हो सकता है। एक तो सिंपल आपने ये बेंच ड्रिलिंग या पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन देखा होगा आपने, लेकिन और भी कई तरह के ड्रिल मशीन्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी पाएंगे। ठीक है, इसके बाद उस ड्रिल में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग। देखो ड्रिल करने का मतलब होता है होल करना, लेकिन एक ये सिंपल टर्म है होल करना। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो कई सारे ऑपरेशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक होल कर दिया, अगर उस होल के डायमीटर को बड़ा करना है, मतलब होल को बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, तो फिर वहां पर हमें कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ड्रिल के अंदरूनी सतह को हमें स्मूथ बनाना है तो फिर हमें कोई और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग के साथ और भी कई सारे ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोरिंग या रीमिंग एटसेट्रा बोलते हैं। रीमिंग से हम लोग सतह को, अंदरूनी सतह जो है होल का, उसको स्मूथ करते हैं। अगर हमको बोरिंग करना है, बोरिंग का मतलब क्या होता है, जो होल ऑलरेडी बना हुआ है उसके डायमीटर को बड़ा करते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिल्स, मतलब जो टूल है, जिस टूल से हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। ट्विस्ट ड्रिल होता है, स्ट्रेट ड्रिल होता है, कई तरह के ड्रिल्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हर किसी का अलग अलग यूज भी है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में क्या है भाई, थर्ड यूनिट में वेल्डिंग है। अब देखो हमेशा
प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई भी पार्ट को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसमें से मटेरियल हटाएं ही, मतलब घिस के काट के मटेरियल हटाना जरूरी नहीं है। कई बार दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ के भी कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो वेल्डिंग क्या है हमारा? वेल्डिंग इज द ज्वाइनिंग प्रोसेस। दो अलग अलग कंपोनेंट्स को या दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। जोड़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जोड़ने का एक तरीका है वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कितने तरह का वेल्डिंग होता है। हम लोग गैस का उपयोग करके भी वेल्डिंग करते हैं, जिसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं। रेसिस्टेंस का यूज करके भी गैस वेल्डिंग करते हैं हम लोग, उसको हम लोग रेसिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी वेल्डिंग करते हैं, जिसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमें हीट लाना है, हीट अगर हमें चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, तो हम अगर गैस वेल्डिंग करेंगे तो गैस वेल्डिंग में अलग अलग तरह के फ्लेम बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, अलग अलग तरह का फ्लेम बनेगा, मतलब अलग अलग तरह की लॉ उठेगी, और अलग अलग तरह का लॉ अलग अलग तरह के मटेरियल्स को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लेम भी पढ़ेंगे, और हर फ्लेम का कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल है ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लास्ट में वेल्डिंग से मिलता जुलता ही ऑपरेशन है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। मतलब कोई भी लिड और टिन का एलॉय यूज करके अगर हम लोग जोड़ते हैं दो प्रोडक्ट्स को, दो कंपोनेंट को, तो उसको हम लोग सोल्डरिंग अथवा ब्रेजिंग बोलते हैं। तो ये सारा हम लोग ज्वाइनिंग के तहत पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग ऑपरेशंस में। ठीक है, दूसरा पार्ट जो थर्ड का है वो है मिलिंग मशीन। आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोडक्ट्स में लंबे लंबे स्लॉट कटे हुए होते हैं। खास करके आप देखें अगर विंडो वगैरह में, या फिर कोई आप अगर लेथ में देखेंगे भी, तो हर जगह स्लॉट कटा हुआ होता है, लंबा लंबा पतला पतला स्लॉट कटा हुआ होता है। ठीक है, तो ये स्लॉट्स काटने के लिए जनरली यूज किया जाता है मिलिंग मशीन्स। मिलिंग मशीन के टाइप्स हम लोग जानेंगे। मिलिंग मशीन का जो टूल है उसको हम लोग मिलिंग कटर बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह का मिलिंग कटर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क एंड टूल होल्डिंग डिवाइसेस, ये इसका साइंटिफिक नाम जिग्स एंड फिक्सचर्स है। वर्क होल्डिंग एंड टूल होल्डिंग डिवाइस जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जिग्स एंड फिक्सचर्स। ठीक है, जिग्स और फिक्सचर्स में क्या होता है बाबू, समझना थोड़ा सा। जिग्स एंड फिक्सचर्स का मतलब है कि जब आप किसी वर्कपीस के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी टूल को लेके किसी वर्कपीस को काट रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो उस केस में वर्कपीस को पकड़ने वाला कोई चाहिए। वर्कपीस को आपको स्टेशनरी करने के लिए कहीं से ग्रिप करना पड़ेगा, कहीं से पकड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो वर्क को पकड़ना पड़ेगा, टूल भी सही दिशा में काम करके अपना मटेरियल हटाए, इसके लिए हमको टूल को भी पकड़ना पड़ेगा। तो टूल और वर्कपीस दोनों को कैसे पकड़े ताकि उनका जो मोशन है वो हम नियंत्रित कर सकें एक ही दिशा में, जिस दिशा में हम चाहते हैं। ठीक है, इधर उधर टूल मूव ना कर जाए, इसके लिए टूल होल्डिंग डिवाइस भी हमको जानकारी होनी चाहिए, और ये हम लोग वेल्डिंग और मिलिंग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में क्या देखना है? फोर्थ यूनिट में हमको देखना है गियर मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल का कोई भी मशीन आप देख लीजिए, 90% मशीन्स में गियर का इस्तेमाल होता है। गियर क्यों यूज करते हैं? गियर यूज करते हैं हम लोग टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि रोटरी मोशन, कोई चीज अगर घूम रही है तो उसके रोटरी मोशन को, उसके घूमने वाले मोशन को किसी और जगह अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हम लोग गियर यूज करते हैं। गियर में एक और सुविधा होती है कि आप किसी तेजी से घूमते हुए बॉडी से कम घूमने वाले बॉडी तक भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं मोशन को। अगर कोई बहुत धीरे घूम रहा है तो आप उसके आउटपुट में तेज घूमने वाला भी मोशन ले सकते हैं। यानी कि स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी कि आरपीएम को चेंज करने की कैपेसिटी भी गियर्स में होती है। रोटरी मोशन भी ट्रांसफर करता है, और क्या बताया मैंने, आरपीएम भी आप चेंज कर सकते हैं, रोटेशन पर मिनट भी आप चेंज कर सकते हैं गियर्स से। तो गियर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए।
तो इसलिए हम लोग गियर्स को अलग से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। गियर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, मतलब गियर हमने कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है गियर जनरेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग प्रेशर डाल के गियर को जनरेट करते हैं, ये भी एक तरीका है। और एक है गियर हॉबिंग। ये बेसिकली सारे तरीके गियर को बनाने के ही हैं बाबू। गियर मैन्युफैक्चरिंग, गियर जनरेशन और गियर हॉबिंग, अलग अलग प्रिंसिपल इस्तेमाल करके, अलग अलग सिद्धांत यूज करके हम लोग ये तीनों तरीके से गियर बनाते हैं। आपको गियर का इंपॉर्टेंस समझ में आया। और यहाँ पे चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए हम लोगों का फोकस क्या है, गियर बनाएंगे कैसे, गियर बनाने के ये तरीके हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में कहाँ देखेंगे, 4th यूनिट में। ये आप देखते हैं हम लोग, एक है प्रेस वर्किंग। देखो अभी तक हमने जो भी मेथड देखा उसमें क्या देखा, ध्यान से बताना। हमने या तो मटेरियल को रिमूव किया काट के अलग अलग तरीके से, या फिर दूसरा तरीका क्या अपनाया हमने, दूसरा तरीका हमने अपनाया कि जोड़ के भी कर सकते हैं वेल्डिंग में। लेकिन यहां पर क्या है, ध्यान से समझना कि ये प्रेस वर्किंग का मतलब होता है हम किसी भी प्रोडक्ट पे दबाव डाल के, किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी मटेरियल पे दबाव डाल के भी हम अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप देखेंगे अगर आप इसको दबाव से कैसे बनता है, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई आटे की लोई है, आप आटा गूंद के आप एक लोई बना लिया आपने, मान लो वो मटेरियल है हमारा। उसके ऊपर अगर हम किसी चीज को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उस आटे की लोई पे उस वस्तु का छाप बन जाएगा, बन जाएगा। बिल्कुल वही काम प्रेस वर्किंग में होता है, बस वहां पे आटे की लोई की जगह रॉ मटेरियल होता है और हम लोग जो वस्तु उसके ऊपर प्रेस करते हैं उसके बदले हमारा डाई होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के प्रेसेस हम लोग समझेंगे, क्योंकि हर प्रेस का अलग अलग यूज होता है। कैसे हम लोग प्रेस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रेस का एक छोटा सा फिगर भी हमने डाल दिया है, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे ऑपरेशंस हम लोग प्रेस वर्किंग के तहत, यानी कि दबाव डाल के कैसे कैसे हम लोग प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस। और डाई सेट कंपोनेंट्स, इसका मतलब जो एक्चुअली प्रेस करता है। ये तो देखो यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये सारा सेटअप है दबाव डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो शेप निर्धारित करता है कि किस शेप में प्रोडक्ट हमारा बनना है। इसीलिए इसी को बोलते हैं हम लोग डाई। और डाई सेट का कंपोनेंट्स, मतलब डाई सेट के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस 4th यूनिट के इस पार्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5th यूनिट। 5th यूनिट में है हमारा ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ग्राइंडिंग जो है वो बेसिकली मटेरियल रिमूव भी, इस तरह का ग्राइंडर आपने कई जगह देखा होगा। ग्राइंडिंग का बेसिक काम क्या होता है कि सरफेस पे मटेरियल कम हटाना वर्कपीस से, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि साथ में सरफेस फिनिश भी देना। मतलब अगर हम बोलचाल की भाषा में बोले तो सतह को स्मूथ यानी कि चिकना बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ग्राइंडिंग का। इसीलिए ग्राइंडिंग को हम लोग जनरली फिनिशिंग ऑपरेशंस, मतलब हर ऑपरेशन किया जाने के बाद जो हम लोग सरफेस को चिकना बनाने की कोशिश करते हैं हर ऑपरेशन के बाद, उसके साथ ही पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राइंडिंग, क्या सिद्धांत है, किस सिद्धांत के ऊपर ग्राइंडिंग का ऑपरेशन होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील का डिटेल, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट जिससे हम लोग घिसते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील का डिटेल, ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा कंपोनेंट हमने यूज किया है, कैसे बनाया है, इन चीजों को हमने पढ़ना है किसमें, ग्राइंडिंग व्हील डिटेल्स में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, ये तो सिंपल सा बेंच ग्राइंडर दिख रहा है आपको, लेकिन ग्राइंडिंग मशीन भी कई तरह का होता है। सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, बेंच ग्राइंडिंग मशीन, पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन, हैंड हेल्ड ग्राइंडिंग मशीन, तो कई सारे ग्राइंडिंग मशीन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और लास्ट में देखो ग्राइंडिंग से भी स्मूथ हो रहा है सरफेस, लेकिन अगर हमें और ज़्यादा चिकना करना है और ज़्यादा अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए तो कुछ ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, जैसे होनिंग वगैरह। वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस। जो ग्राइंडिंग से ज़्यादा स्मूथनेस आपको प्रोवाइड कर दे उसको हम लोग बोलते हैं सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस। होनिंग है, इसके अलावा आप चाहें तो
लैपिंग कर सकते हैं, कई सारे टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे ग्राइंडिंग ऑपरेशंस के अंदर, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, लास्ट पार्ट जो आपके पूरे सिलेबस का है वो है मेटल कोटिंग ऑपरेशंस। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग कई बार सुने होंगे, अगर बाइक वगैरह चलाते हैं तो बरसात से जस्ट पहले आपको बोला जाता है कि भाई मडगार्ड पे एंटी रस्ट लगवा लो। तो क्या किया उसमें, उसमें पहले से जो ऑलरेडी आपका बाइक का मडगार्ड बना हुआ है उसके ऊपर उसने कोई एक केमिकल का लेयर लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपके मडगार्ड की रस्टिंग नहीं हुई, आपके मडगार्ड के पार्ट में, आपके मडगार्ड में बरसात की वजह से जंग नहीं लगा। ठीक है, यानी कि मेटल का, वहां पर भी मेटल का कोटिंग ही हो रहा है, एक मटेरियल के ऊपर आप एक परत चढ़ा रहे हो किसी और मटेरियल का, किसी दूसरे मटेरियल का। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि जो केमिकल, जो मटेरियल अंदर है उस मटेरियल का जल्दी जंग नहीं लगता है, जल्दी वियर एंड टियर नहीं होता है, जल्दी वो घिसता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग मेटल कोटिंग ऑपरेशंस करते हैं। इसमें कई सारे ऑपरेशंस हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बिजली का इस्तेमाल करके अगर हमने किया, हॉट डिपिंग ऑपरेशन, मतलब कई बार क्या होता है, मटेरियल को लिया हमने और प्रोडक्ट को लेके किसी गर्म पूल में या गर्म किसी बर्तन में जिसमें कि गर्म लिक्विड है उसमें हमने उसको डुबा दिया, इससे भी हमारा ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग हॉट डिपिंग ऑपरेशन बोलते हैं। अब देखो दुनिया जो है वो सस्टेनेबल की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रही है जहां पर कि हमें ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना है या ऐसे प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना है जो कि प्रदूषण कम से कम करें। ठीक है, वैसे केस में अगर हम लोग देखेंगे, इसीलिए एक नया टॉपिक ऐड किया गया आपके सिलेबस में, वो है ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग में क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल का इस्तेमाल करने से हमारा प्रोडक्ट तो बच गया, लेकिन सवाल है कि जो हमारा वातावरण है उसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारा पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करते हैं किसको, ऑर्गेनिक कोटिंग को, जो कि ज़्यादा नुकसान हमें नहीं करता है या हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था बाबू आपके सिलेबस का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एक एक करके यूनिट्स शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।